नमस्कार। आज हमारे स्टूडियो में यहाँ दिल्ली के पटेल नगर से वो जानी मानी हस्तियाँ यहाँ बैठी हैं जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने राजनीतिक पार्टियों में अपना एक अहम मकाम रखती हैं। सबसे पहले मेरे साथ यहाँ मेरी बाईं ओर बैठे हैं मिस्टर विपिन खरवार, जो कि एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेटर हैं दिल्ली प्रांत के। उनके साथ मुरारी लाल शर्मा जी हैं, जो कि कांग्रेस के ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं बलजीत नगर से। साथ में नरेश शर्मा जी बैठे हैं। हाँ जी, हाँ। साथ में नरेश कुमार जी बैठे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश से एससी मोर्चा के मंत्री हैं। उन्हीं के साथ मिस्टर एस के चौबे हैं, जो कि फाटक संघर्ष समिति के चेयरमैन हैं। उनके साथ में मिस्टर वेद भगत, बहुत ही सीनियर लीडर कांग्रेस के और कई अहम पदों पे कांग्रेस के रह चुके हैं। साथ में युवा नेता हैं सतीश गुलिया, कांग्रेस से हैं। उन्हीं के साथ में है मिस्टर श्याम सिंह, जो कि आलीशान वेलफेयर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट हैं। और बिल्कुल साथ में बैठे हैं सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं डॉक्टर नित्यानंद जी। और आपको साथ ही बता दूं कि स्वराज इंडिया पार्टी से जो है चेयरमैन हैं। और आज ये सब लोग यहाँ पर जो इकट्ठा हुए हैं, जो राष्ट्र के जो इस समय हालात चल रहे हैं, आपने हाल ही में देखा होगा जो मणिपुर की घटना हुई, उसके बाद हिंदू मुस्लिम के बीच जो सांप्रदायिक दंगे भड़के, वो हमारी चाहे वो दिल्ली की नागलोई हो, जहांगीरपुरी हो, चाहे फिर वो गुरुग्राम का जो है नूहू हो, मेवात हो। तो इस तरह के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर बात करने के लिए साथ साथ जो जहाँ जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ भी जो लोकल मुद्दे हैं, इन सब बातों को लेकर के यहाँ पर आज विशेष रूप से इकट्ठा हुए हैं और आप तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ पर अपनी बात को रख रहे हैं। तो सर, बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आप सभी का। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि जो नूहू में जो घटना हुई, नूहू में जो जिस तरह के हिंदू मुसलमानों के जो दंगे हुए, आप क्या समझते हैं, उसके लिए क्या जिम्मेदार है और सरकार को क्या कमियां रह गई और क्या होना चाहिए था? नूह में जो अभी दंगा हुआ है, अब आपको पता होगा हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार होने के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा बयान दिया जाता है, हमारे पास इतनी फोर्स, इतनी हमारे पास प्रशासन नहीं है कि मैं हर एक की सुरक्षा हम दे सकें, जो कि काफ़ी निंदनीय है। उनके मुख से ऐसा भाषण नहीं देना चाहिए था, जो कि बिल्कुल गलत है। और मेरा तो यह मानना है कि उनको हरियाणा प्रदेश से देशवासियों से इसके लिए उनको माफ़ी मांगना चाहिए। और वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनकी सरकार जहाँ जहाँ है वहीं पर दंगे हो रहे हैं। मणिपुर के अंदर भी हो रहा है, अभी भी चल रहे हैं, काफ़ी लगभग 1.5 महीने से ऊपर हो गया। हरियाणा के अंदर भी अभी हुआ, गुरुग्राम में हुआ। तो ऐसी घटना नहीं होनी चाहिए। दिल्ली में तो उनकी सरकार नहीं है। दिल्ली के अंदर उनकी सरकार नहीं है, लेकिन दिल्ली पुलिस भारतीय जनता पार्टी के अधीन है। अमित शाह जी दिल्ली पुलिस को जैसा आदेश देंगे वैसा वो कार्य करेंगे। चलिए सर, आप जी। अब ये सोची समझी चाल है, देश को एक तरफ आग में झोंकने का काम जो हो रहा है, जो भी मणिपुर में कितने सालों से चल रहा है, उसको ऊपर में सरकार कोई प्रतिबंध नहीं लगा पा रही। सरकार इस मामले में बिल्कुल फेल हुई। और इसी तरह से जो हमारी गुरुग्राम में हुआ है, नूह में हुआ है, ये भी सोची समझी चाल है। हरियाणा प्रदेश है, वो तो हरदम शांति कायम रही है हरियाणा में, तो लोग बाग भोले भाले हरियाणा के लोगों को बोलते हैं, लेकिन जो ये सोची समझी चाल है उसके तहत में दंगा भड़काया गया। इसी तरह से आप दिल्ली की, जैसे मेरे साथी अभी बोल रहे हैं कि दिल्ली में मतलब बीजेपी की सरकार है, तो मेरा कहना है कि सरकार आप किसी की भी हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, लेकिन ये जो दंगा भाईचारा जो सौदेपूर्ण जो हो रहा है, ये बिल्कुल देश के लिए बहुत गलत है। जी, नरेश कुमार जी। भाई साहब, पहले तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं जो इतने मुद्दों पे लेके बात की। जैसे भाई साहब ने बताया, मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है। मणिपुर का इतिहास रहा है कि पिछले कितने दशकों तक वहां पर ये जातीय हिंसाएं होती रही हैं। 1993 में नरसिम्हा राव की सरकार की, 2011 में मनमोहन की सरकार रही, ये सब चलता रहा है। और अब इस हिंसा पर कितनी जल्दी काबू पाया गया, अब जाके देखें कि मणिपुर की स्थिति सामान्य होती जा रही है। और दूसरा, जो नूह के लिए इन्होंने कहा, भाई साहब, नूह में मेवात एक ऐसा क्षेत्र है कि मेरे यहाँ जितने भी मित्र बैठे हैं,
वहां पर जाकर एक किसी भी विशेष समुदाय के खिलाफ अगर आप कुछ कहना तो छोड़ो, वैसे भी बोल के दिखा दो, आप वहां से जिंदा नहीं आ सकते। मतलब ये हिंदुस्तान का, हिंदू लोगों का दुर्भाग्य है कि वो अपनी आस्था, अपनी धार्मिक शोभा यात्रा नहीं निकाल सकते। मतलब निकालेंगे तो मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, उनकी मां बहनों के साथ बलात्कार होगा, बदतमीजी होगी। कितनी महिलाएं अभी तक लापता है, कितने पुरुष लापता है, इनका कोई जवाबदेही नहीं है। नू के लोगों को शर्म नहीं आती? हिंदुस्तान तब शर्मसार नहीं होता। और दूसरी बात, जैसे मेरे भाई आम आदमी पार्टी के, दिल्ली में 1984 में दंगा हुआ था, उसके बाद दिल्ली में लगातार जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है, दंगे पे दंगे होते रहे। शाहीन बाग भूल गए क्या आप? अभी मोहर्रम के अंदर नांगलोई में महिलाएं डर रही थी, बसों के अंदर अपने बच्चों को छुपा रही थी। वो पत्थर किसको लगता? कौन था वहां? हाँ, ये एक बहुत बड़ी बात है कि जब दंगे भड़कते हैं तो उसमें कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता है। और बस के अंदर मान लो चलो हिंदू या जो हिंदू संगठन है जिस तरह के मुसलमानों के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं, या मुसलमान जो है हिंदुओं के प्रति कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वहां से कोई रेल जा रही है या वहां से कोई बस जा रही है, कोई यात्री जा रहा है, वो तो हिंदू मुसलमान कोई भी हो सकता है। तो ये चीज एक बहुत बड़ी बात है। इसमें मैं एक चीज छोटी सी कहना चाहता हूं, आज कोई भी बात, हम इनके ताजिए लिख लें, इनके कोई भी कार्यक्रम होते, कुछ भी होते, किसी हिंदू ने एक पत्थर भी मारा है क्या? हमारे धार्मिक जुलूसों पे या हमारी धार्मिक शोभा यात्रा पर इन लोगों को पहले से पता होता, इन्हों की छतों पे पत्थर भी होते हैं, इनके पास असला भी होता है। ऐसा क्यों? वो कहीं ना कहीं सुनियोजित ढंग से सुनियोजित नहीं है भाई साहब। इनको देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री आ गया जिसके आने से इस देश के लोगों को, कुछ धर्म विशेष लोगों को पीड़ा होने लगी। जो देश के ज्वलंत मुद्दे थे उनको अब धीरे धीरे करके निपटाया जा रहा है। राम मंदिर हो, 500 साल लग गए हिंदू देश के अंदर, हिंदुओं का राम का मंदिर बनने में 500 साल लग गए, और हम संविधान के लोग चलने वाले लोग हैं। इनसे पूछो ना, तभी तो कानून का सारा अपने हिसाब से करेंगे। चलिए ठीक है, बहुत धन्यवाद। एसके चौबे। देखिए जी, मैं सीधे साधी बात बताता हूँ, ये आज जो भी हो रहा है ये एक प्रयोग हो रहा है। ये प्रयोग किया जा रहा है 2024 को लेकर के। अगर नूह में, मान मुझे नहीं पता कि यहाँ पे से कितने साथी नूह गए, नूह का मैं गया हूँ इस दंगे के बाद। अच्छा, मैं उस घर में, एक घर में देखा जाके जो 84 कोसी परिक्रमा होती है गोवर्धन की, 84 कोसी परिक्रमा इसमें साथ कोई किए होंगे, मुझे नहीं पता किए होंगे नहीं। उस 84 कोसी परिक्रमा में नूह का एक गांव आता है जहाँ पे दंगा हुआ। लगभग 169 मेंबर ऐसे थे जो हिंदू थे, जिनमें बच्चे थे, महिलाएं थी, बुजुर्ग थे, यंग थे, उस परिक्रमा को कर रहे थे। जब ये बवाल वहां पे चालू कराया गया, मैं नहीं कहता किया गया, कराया गया, उन 169 लोगों को एक मुस्लिम परिवार अपना पूरा मकान, 2 तल्ले का मकान उनको दिया, स्टे किया वहाँ पे, आप लोग इसमें रुकिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। और वो उसके घर के नौजवान लड़के और हिंदू भी उसमें सम्मिलित हुए, वो बाहर खड़े होकर के जो है कि वो दिए। और बच्चे बुजुर्ग जो है कि जो महिलाएं वगैरह हैं, परसों वहाँ से निकली हैं, वहाँ पे 2 दिन, वहाँ 3 दिन वहाँ पे रही हैं। उनको उनसे पूछा गया, पूछने के बाद उन्होंने बताया भैया हमें कोई तकलीफ नहीं हुई, अगर ये लोग नहीं होते तो आज हम लोगों के साथ मालूम नहीं क्या होता, इन्होंने हमें बचाया। उसके बाद मैं ये बताता हूँ कि अगर मेरे गांव में, मेरे शहर में, मेरे प्रेम नगर में, मेरे इस पटेल नगर में कोई शोभा यात्रा निकलेगी, तो मैं किसी मेरठ के लोगों को क्यों बुलाऊंगा जिनका छवि खराब है, जो क्रिमिनल्स हैं। मैं किसी दूसरे जगह से क्यों बुलाऊंगा जो क्रिमिनल्स हैं। मैं एक ही बात सरकार से पूछना चाहता हूँ, अपने बीजेपी के प्रवक्ता साहब से पूछना चाहता हूँ कि ऐसा क्या कारण है कि जो तिहाड़ से जितने बदमाश हैं उनको बेल फटाफट मिल रही है। इस पे बताएं, टेक्निकल बातें करें। क्या 2024 का इलेक्शन सांप्रदायिकता पे ही लड़ा जाएगा? क्या हम अपने जहन से, अपने खून को बहा करके ही हम चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से एक बात बताना चाहता हूँ, किसी भी जात या धर्म की लड़ाई में न जात मरती है, न धर्म मरता है, मरता एक इंसान है। और उस इंसान के साथ किस तरह की साजिशें हो रही हैं। मैं बात करता हूं मणिपुर की। मणिपुर में
ठीक उसी तरीके से जो है कि वहाँ के लोगों के साथ गदर किया जा रहा है, करवाया जा रहा है। जिस प्रकार से आज हमारा हिंदू खतरे में है। हिंदू तब खतरे में है जब हमारे देश का राष्ट्रपति हिंदू, गृह मंत्री हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, कट्टर हिंदू, और इतने सारे कट्टरता वाले हिंदू वाले लोग आज हैं, लेकिन हमारा आज हिंदू खतरे में है। उस समय खतरे में नहीं था जब हमारे देश का मुसलमान राष्ट्रपति हुआ करता था। उस समय देश खतरे में नहीं था जब हमारे देश का गृह मंत्री कोई और हुआ करता था। आज हमारा हिंदू खतरे में आ गया है। ये सब चोचलेबाजी है, केवल अपने आप को सत्ता में प्रतिस्थापित करने के लिए। दूसरी चीज, इस बात को मैं यही रोकता हूं। दूसरी बात, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। मैं आपकी बातों में नहीं डिस्टर्ब किया था। नागलोई में हुई, देखिए मैं इस चीज को मैं उसमें कहूंगा कि जब एक प्रयोग किया जाता है, किसी भी प्रकार का प्रयोग किया जाता है, हर तरीके के टूल इस्तेमाल किए जाते हैं। ये प्रयोग मतलब कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? ये चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे सत्ता की ललक के लिए तड़पती कांग्रेस हो, इनमें से हम किसी के लिए जो है कि वो नहीं कह सकते किसी एक ने किया। ये तीनों में से कोई न कोई साजिश चल रही है, क्योंकि लोगों को पता हो गया कि भाई अगर हिंदुओं को जो है कि अपने वश में लेना है, अपने फेवर में लेना है, तो उनको डरा दो। चलिए ठीक है। सत्ता को पाने के लिए क्या कांग्रेस कुछ इस तरह का कर रही है किसी और के साथ मिलकर? आज तक मैं आपके माध्यम से पहले तो सबको नमस्कार करता हूं और आपको ये बताता हूं कि आज तक 60 साल तक कांग्रेस पार्टी ने राज किया है। आज से पहले कभी आपने सुना था कि हिंदू खतरे में है या मुसलमान खतरे में, कोई भी कौम खतरे में इस देश में? अभी ऐसा क्या है, जैसा कि मेरे साथी ने कहा कि हिंदू राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री 29 मुख्यमंत्री, मेरा ख्याल है 29 में शायद एक भी मुस्लिम ना हो, सारे हिंदू। फिर हिंदू खतरे में है? सिर्फ चौथे पोलराइजेशन ऑफ वोट है, कुछ भी नहीं है। ये दंगे लगातार अभी क्यों हुए? पिछले 2-3 सालों में ऐसा दंगा कहीं नहीं हुआ, बड़ा दंगा। ये अभी क्यों हो रहे हैं? क्योंकि 24 मुंह पे है, 24 का चुनाव जो है मुंह पे है, और सरकार को पता है कि उन्होंने किया क्या है जनता के लिए। अगर उन्होंने कार्य किए होते तो ये पोलराइजेशन ऑफ वोट नहीं करनी पड़ती। आज हमारे पास हिंदू मुस्लिम के अलावा, जो मेरे साथी कह तो रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम के अलावा हमारे पास कोई मुद्दा नहीं है। हम विकास के कहीं नाम नहीं ले सकते कि हमने विकास किया है, हमने ये काम किया, इस पे हमें वोट दो। अभी हमारे साथी, एक मिनट, हमारे साथी अभी हमारे साथी कह रहे थे कि उनकी छतों में पत्थर कैसे चले जाते हैं, पहले कैसे पहुंच जाते हैं। ये सरकार का फेलियर है। मेरी छत पे मैं पत्थर ले जाता हूँ, एक दिन में तो ले गया नहीं गया। एक महिला मैं कितने पत्थर ले जाऊंगा अपनी छत पे? मेरे आस पड़ोस सारे सबको पता होगा ना कि मैं पत्थर रख रहा हूँ छत पे। नांगलोई के ऐसा नहीं है जहाँ हिंदू ही नहीं बसते, मुसलमान सारे बसते हैं, ऐसा भी नहीं है। जहां भी दंगा होता है बड़ी सोची समझी चाल से होता है। ये और एक तो पॉलिटिकल प्योर जो कह रहे हैं ना, जो प्योर पॉलिटिकल में ये पोलराइजेशन ऑफ वोट है और कुछ नहीं है। क्योंकि इनके पास कहने के लिए, करने के लिए कुछ नहीं है, इन्होंने किया ही कुछ नहीं है। इन्होंने जितनी बार सत्ता पाई उन्होंने इसको पोलराइजेशन वोट किया। उसको मंदिर, राम मंदिर का सवाल ले लो, राम मंदिर से सांप्रदायिकता खराब नहीं हुई। राम मंदिर बना, किसी ने वहां पत्थर मारा है? किसी को नहीं मारा ना, इसलिए आड़ लेते राम मंदिर बना, बड़ा शांतिप्रिय ढंग से बन गया और किसी को श्रेय नहीं जाता। कोर्ट में केस था, कोर्ट ने केस डिसाइड कर दिया, मंदिर बन गया, उसमें क्या दिक्कत हुई? अब जब माननीय राहुल गांधी जी का ले लीजिए, इन्होंने पूरी तरह से उधर बिछाया। यहाँ हमारे पास कितने सांसद हैं, मेरे साथी सब जानते हैं कि कितने हमारे पास सांसद हैं, इनके ऊपर केस हैं जिनको सजा हुई है, उनकी सजा नहीं गई। एक दिन सजा हो रही है, दूसरे दिन सदस्य उसकी खत्म कर दी जाती है, उसको फ्लैट खाली करने का नोटिस दे दिया जाता है। क्या है ये अगर ऐसा नहीं है, ये सोची समझी चाहते नहीं होती। अब यहाँ हमारे ले लो, हमारे आम आदमी पार्टी के भाई हैं साथी हमारे जो कह रहे थे कि ऐसा नहीं, सिर्फ ये जो बैठे हैं ये फ्री की रेवड़ी बांट के बैठे हैं, ये अपना सत्ता का मोह ले रहे हैं, फ्री बिजली, फ्री पानी। लेकिन अगर आप जानते हैं, आप समाज में रहते हैं और मेरे साथी हर वर्ग से हैं, समाज के हैं लोग। आज एक आप दुकान ले लो, दुकान घर का मीटर आपका तो फ्री दे दिया, लेकिन जो दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है, उसका कमर्शियल कर दिया गया। छोटा सा काम करता है, जो अपने घर में ट्यूशन भी पढ़ाता है, उसको भी कमर्शियल कर दिया गया। आपने दुकानदारी बना ली है वोटों की, कि वोटों के लिए जहाँ से वोट मिल रही है उसको फ्री कर दो, जहाँ जो तुम्हें वोट नहीं दे रहा, जो दूसरी पार्टियों में वोट करता है, उसको लूट लो। तो ये कुछ भी नहीं है, ये मिली जुली सरकारें हैं, ये अपना जनता को लूट रही हैं और जनता को हमें इलेक्शन के टाइम में बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारी सबसे बड़ी जनता की मैं बात, यहाँ कमजोरी है हमारी जनता की
कि हम फ्री के लिए बड़ा जल्दी भागते हैं, धर्म के लिए बड़ी जल्दी उग्र हो जाते हैं। अगर हम धर्म से सोचें, पहले भी 60 सालों में सरकारें सर्वधर्म समभाव से ये देश चला है आज तक, और जब तक इसमें सरकार ऐसी नहीं आएगी जो सर्वधर्म समभाव से चले, जैसे ये सरकारें हैं, ये सरकारें इसी तरह दंगे होते रहेंगे और इसी तरह वोटिंग होती रहेगी जब तक सर्वधर्म समभाव नहीं। धन्यवाद जी। सतीश गुलिया जी युवा नेता है जी। देखो, आप मणिपुर को लो, देश का एक जवान सीमा पे अपनी नौकरी करता है और उसी की धर्मपत्नी को नंग करके वहाँ घुमाया जाता है। ये दुर्भाग्य है देश का। प्रधानमंत्री को शर्म नहीं आ रही? 87 दिन से क्या वहाँ हमारी विजिलेंस नहीं थी या फोर्स नहीं थी? पता नहीं चला। 36 सेकंड के लिए प्रधानमंत्री प्रेशर अदर पार्टियों का होने के बावजूद 36 सेकंड के लिए लोकसभा में बोल रहा है। दुर्भाग्य है देश का, ये फेलियर है। और रही नू की बात, कि नू की आप सुनो, मोनू मानेसर खुलेआम धमकी देता है, कहता है अगर जुलूस आएगा और तुम्हारा जीजा आ रहा है और उसका माला से स्वागत करना, तो ये दंगे भड़काने का वो नहीं है। ये तो सिर्फ 24 के लिए करा जा रहा है। इनके पास कोई विजन नहीं है देश चलाने का। आप ये बताओ, कश्मीर में जो 2019 में, इनकी सरकार तो तभी चली जानी थी, 2019 में 46 आदमी हमारे जवान मारे गए, वो आरडीएक्स कहाँ से आया? आज 5 साल हो गए, कोई पूछने वाला नहीं है कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया और किस गाड़ी से आरडीएक्स गया। एक बार भी 19 के बाद उसके ऊपर इन्हें पूछा नहीं गया। वैसे तो विपक्ष के लिए 1 सेकंड नहीं लगती बंद करने के लिए या राहुल गांधी की सदस्यता जाने के लिए, लेकिन उसके पीछे साजिश है। समझो आप, देश जल रहा है और ये सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भाजपा का यही तरीका है। चलिए, धन्यवाद जी। श्याम सिंह जी। सभी को मैं एएनसी इंडिया के चैनल के माध्यम से नमस्कार करता हूं और मित्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि हमारे मित्र जो है, सभी ने नूह के बारे में चर्चा किया या अदर जो घटनाएं हो रही उसके बारे में चर्चा किया और सभी ने केंद्र सरकार को दोषी ठहराया। मेरा ये मानना है कि जैसे नूह पे जो घटना हुई, हमारे सतीश भाई ने जैसे कहा कि मोनू मानेसर जो है उसने ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया, तो घटना होना जरूरी है। मैं भी यहाँ पे मानता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार की फेलियर है। सरकार चाहे वहाँ बीजेपी की हो, साइड में राजस्थान है वहाँ सरकार कांग्रेस की भी है, और ये जितने उग्रवादी तत्व हैं, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनकी कोई जाति नहीं होती है। वो जब पत्थर मारते तो ये नहीं देखते कि हिंदू को लग रहा है या मुसलमान को लग रहा है। यह सरकारी संपत्ति जिसपे मैं भी सफर करता हूँ मुसलमान होने के नाते, जिसपे हिंदू भी सफर कर रहा है, जिसपे बूढ़े भी सफर कर रहे हैं, जिसपे महिलाएं भी सफर कर रही हैं, उस संपत्ति को हम क्यों जलाएं? जो पुलिस हमारी रक्षा कर रही है हम उसको क्यों मारें? तो मेरा मानना यह है कि सरकार कहीं ना कहीं फेलियर तो है, लेकिन मेरा ये भी मानना है कि जब आप जुलूस निकाल रहे हो मुहर्रम की, हम उस पर नहीं थूक रहे हैं, हम उस पर पत्थर नहीं मार रहे हैं, तो अगर हम जुलूस निकाल रहे हैं हिंदू धर्म की, तो हम उस पर थूके क्यों, हम उस पर पत्थर क्यों मारे? अगर हम इस तरह की घटना कर रहे हैं, हम इस तरह की कृत्य कर रहे हैं, तो इसमें भाईचारा नहीं निभाया जा सकता। अगर तुम हमारे ऊपर थूकोगे, गांधी का जमाना नहीं है कि तुमने एक चाटा हमारे गाल पे मारा तो हम दूसरा गाल पेश कर दे। यह जमाना बदल चुका है। अभी समय जो है कि अगर तुम हमें एक चाटा मारोगे तो हम तुम्हें गोली मारेंगे, और अगर उससे भी नहीं मारोगे तो तुम्हारे घरों पे हम बुलडोजर चलाएंगे। तो मेरा जो मानना यह है कि सरकार फेलियर कहां होती है कि सरकार को इनपुट मिल जाती है कि इसके घरों पे पत्थर जा रहा है, मोनू मानेसर आ रहा है यहाँ पे अपने जो लोगों को भड़का करके, तो सरकार इस पे कार्य क्यों नहीं करती है? क्योंकि मैं देखता हूं लोग अपने घरों पे पत्थर ले जा रहे हैं, लोग बोतल ले जा रहे हैं बम बनाने के लिए, लोग पेट्रोल ले जा रहे हैं, लोग तेजाब ले जा रहे हैं, तो सरकार वहां पे क्या कर रही है? नहीं, अब जैसे सरकार, अब ये तो सब चोरी छुपे होता है। बिल्कुल। अब सरकार का हर बंदा तो उसके पीछे, हर घर के पीछे रहेगा नहीं। ठीक है, तो ऐसे में आप कैसे करें कि सरकार का फेलियर है? मैं बता रहा हूँ, सरकार के पास एक ऐसी सुविधाएं होती है जो इंटेलिजेंस ब्यूरो कहते हैं जिसको, वो इंटेलिजेंस ब्यूरो जो होती है वह इन्हीं सब चीजों को लेकर के हमेशा आगे रहती है। वो देखती है कि अगर मान लीजिए आप अपने घर में बम बनाने की प्रक्रिया चालू कर दिए, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो को यह पता हो गया कि रूप सिंह गुसाई
रस्सी लेके आए, क्यों लाए हैं? रूप सिंह गुसाई ने बारूद लाया, क्यों लाया? रूप सिंह गुसाई के घर पे छर्रे आए, क्यों आए? ये सारी चीजें इंटेलिजेंस ब्यूरो को पता होता है, लेकिन रूप सिंह गुसाई सरकार से लिंकेड है, तो इसलिए रूप सिंह गुसाई को नहीं छेड़ा जाएगा, क्योंकि रूप सिंह गुसाई जो बनाएंगे वो सरकार के हक में जाएगा। चलिए धन्यवाद। ये सरकार को पता होता है। हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के मिस्टर नित्यानंद जी। सर, आप ये सारी बातें सुन रहे हैं बड़े गौर से, केस आपके क्या दृष्टिकोण है, आपके क्या विचार है, जनता को क्या कहना चाहिए? सबसे पहले सभी साथियों को मेरा नमस्कार, प्रणाम। आपका भी धन्यवाद जो हमें आपने अपॉर्चुनिटी दिया बोलने के लिए। देखिए, ये तो बिल्कुल मानना ही पड़ेगा कि जो है अगर कहीं दंगे हो रहे हैं तो उसके लिए सरकार का फेल्योर है। 100% सरकार का फेल्योर होता है। अगर कोई गवर्नमेंट मशीनरी बैठी हुई है, अगर कोई गवर्नमेंट वहाँ पे है और गवर्नमेंट के पास सारी वो मशीनरी होती है जिससे सारी चीज़ों को कंट्रोल करती हैं, उनके पास सारी फोर्स है, उनके पास स्टेट की फोर्स है, उनके पास सेंट्रल गवर्नमेंट की फोर्स है, और इतना फोर्स होने के बावजूद भी उनके पास इंटेलिजेंट ब्यूरो है, उनके पास CBI है और भी दूसरी सरकारी मशीनरीज हैं, और सारी सरकारी मशीनरी होने के बावजूद भी अगर मणिपुर की अगर घटनाएं लें तो मणिपुर में तो बहुत सारा मानवता शर्मसार हुई। मणिपुर की जो बातें बार बार हम लोग कर रहे हैं, वहाँ तो ऐसा हिंदू मुसलमान का कोई चक्कर नहीं है, वहाँ तो हिंदू ही हिंदू को मार रहा है आपस में। तो वहाँ पे जो है जो आपस की भी वहाँ पे जो है लोग जो है एक दूसरे के प्रति उतना सौहार्द भाव नहीं रखते हैं, इसलिए वहाँ पे ऐसी घटनाएं पहले से भी होती रही हैं। लेकिन इसको कंट्रोल कौन करेगा? अल्टीमेटली तो कंट्रोल करने के लिए सरकार ही है ना। अगर सरकारी मशीनरी काम ढंग से नहीं कर पा रही तभी ये दंगे हो रहे हैं। क्योंकि मेरा एक मानना है कि अगर कोई भी सरकारी मशीनरी किसी भी के खिलाफ अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लेती हैं तो वो कभी भी जो है दंगे भड़क ही नहीं सकते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं जो है मशीनरी का फेल्योर है, उसमें जो है प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया, उसको इंटेलिजेंस ब्यूरो वहाँ काम नहीं की, किसी न किसी का तो फेल्योर रहा, और अल्टीमेट फेल्योर सरकार का ही रहता है। अगर नूह की भी अगर घटना ले लें, अगर क्योंकि कोई भी चीज़ें जो है प्लानिंग से होती हैं, बिना प्लानिंग के इतने बड़े जो है अगर पेट्रोल बम लिया जा रहा है, थाना फूंक दिया जा रहा है, वहाँ पे जो है जो क्राइम ब्रांच के थाने हैं उनको जो है जलाया जा रहा है, AK-47 से फायरिंग हो रही हैं, उसके बाद जो है 200 300 गाड़ियाँ जो है जला दी जाती हैं। तो ऐसे तो एक दिन में हो नहीं सकता। अगर जो है ये इतने सब व्यवस्था बना करके कोई काम कर रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कि इसके लिए सरकार कहीं ना कहीं फेल्योर है। अगर कंसर्न पुलिस स्टेशन, अगर मान लीजिए, अगर छोटा सा मैं उदाहरण देता हूँ, अगर किसी के घर की जो है बनना शुरू होता है, एक ईंट भी लगती है तो वहाँ तुरंत पुलिस वाले पहुँच जाते हैं कि भाई मेरा ये हिस्सा बनता है, आप इसको दीजिए। और इतनी बड़ी घटनाएं हो रही हैं और कंसर्न थाने को ये पता नहीं लग पा रहा है कि वहाँ क्या क्या इकट्ठे किए जा रहे हैं, वहाँ जो है बम इकट्ठे किए जा रहे हैं, वहाँ गोली बारूद इकट्ठे किए जा रहे हैं, और इतने तादाद में संख्या में जो है लोग इकट्ठे हो सकते हैं। फिर इंटेलिजेंस ब्यूरो कर क्या रही है? इनके लिए ये खुद जिम्मेदार हैं। अगर वो अपनी जिम्मेदारी से भागते हैं, अगर कहते हैं फोर्स नहीं है हमारे पास, जो इतने सफिशिएंट जो है फोर्स नहीं है, पुलिस पर्सनल नहीं है, अगर नहीं है तो आप उसके लिए उसकी रिक्रूटमेंट कीजिए, आप भर्ती कीजिए। अगर क्योंकि ओवरऑल तो आपको सुरक्षा देना हम लोगों को जो है, अगर जैसे हम लोग टैक्स पेयर हैं, इसीलिए तो हमको भाई प्रॉपर सड़क की सुविधा मिलनी चाहिए, हमको प्रॉपर हॉस्पिटल मिलने चाहिए, हमको हमारी सुरक्षा मिलनी चाहिए। अगर हमको सुरक्षा ही नहीं मिल रही तो हमारे टैक्स का हो क्या रहा है? ये पैसे कहाँ जा रहे हैं? सरकारी मशीनरी तो इसीलिए है, जैसे पुलिस पर्सनल है, चाहे CBI है, इंटेलिजेंस ब्यूरो है, इनको जो है गवर्नमेंट जब तनख्वाह दे रही है, उनको तनख्वाह दे रही के बाद भी कई लोग जो है ये काम नहीं कर पा रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? जनरल पब्लिक तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी, वो तो ऑर्डर ही मानेंगे, जो भी गवर्नमेंट ऑर्डर देगी उसको कंप्लाई करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं 100% सरकारी मशीनरी का फेल्योर है, उनको प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया। क्योंकि अगर घटनाएं ये बार बार हो रही हैं तो इस पर प्रॉपर चेक करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं कर पाएंगे तो आगे भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। चलिए, बहुत धन्यवाद। इससे पहले कि आगे बढ़े, नरेश कुमार जी कुछ ऑब्जेक्शन करते हुए कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। मैं एक बात करता हूं, जैसे मित्रों ने मेरे कहा कि 2024 की ये तैयारी है, तो भाई साहब इनसे ये पूछ लो 2014 में कौन सा दंगा हुआ जब मोदी जी जीत गए? 2019 में कौन सा दंगा हुआ जब मोदी जी जीत गए? अब 2024 में दंगा कराने वाले यही लोग हैं कि 24 में मोदी जी ना आ जाए। 1 घंटे के अंदर 100 किलोमीटर का एक किलोमीटर का हाईवे बन रहा है। ये इतिहास में पहली बार है, ये दुनिया के इतिहास में कि 1 घंटे के अंदर 1 किलो हाईवे बन रहा है। कभी सुना था? नहीं ना। आज मैं इन्होंने बड़ी जल्दी बोला हिंदुओं का कुछ नहीं है। 1990 में जब कश्मीरी पंडितों को भगाया गया
फारूक अब्दुल्ला की सरकार थी, केंद्र में के कांग्रेस की सरकार की, जब 5 लाख हिंदुओं को वहां से मार भगाया, तब ये लोग कहां थे? तब इनसे कौन से पूछा कब तब वहां पर मोदी कौन था? तब वहां पर मोदी था क्या? सवाल ये है कि तब भाजपा की सरकार थी क्या? देखिए वो एक निश्चित जगह थी, पूरा देश जानता था कि नहीं, इस तरह के प्रॉब्लम। देखिए भाई साहब, ये देश इस देश की जितनी बड़ी ये भूगोलता है और जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे जातियां हैं, धर्म है, ये विशेष ही एक देश बन गया। और सबसे बड़ी बात, सनातन धर्म का देश, सनातनियों को यहाँ पर जीने नहीं दिया जाएगा। क्यों भैया? हम हिंदू है, हमारा हिंदू होना गुनाह है क्या है? अरे कोई किसी चीज के लिए हमें क्या कहना पड़ता है? हम अपनी शोभा यात्रा निकालेंगे, अपनी बहन बेटियों को शोभा यात्रा में नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पे दंगा हो जाएगा, हमारी बहन बेटियों के साथ उनकी इज्जत से खिलवाड़ किया जाएगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को ये बोलते हुए कि एक सत्ता के लिए, सत्ता जैसी चीज को हमने आज तक वो नहीं किया। इनसे पूछो जो सत्ता के दलाल बने बैठे थे, आम आदमी पार्टी के मसीहा जो अपने आप पर अरविंद केजरीवाल, सोनिया गांधी चोर, शरद पवार चोर, कौन सा वो बनर्जी, ममता बनर्जी चोर, किसको चोर नहीं बोला? और आज वही कांग्रेस के लोग और आम आदमी पार्टी के लोग एक मन साधा करते हैं। तो कभी किस में है और खोट किन में, वो सारा देश जानता। और एक बार फिर बता दूं, 2024 किसी के दंगा भड़काने पे नहीं बढ़ा। दंगा भड़काने वाले लोग वही हैं जो सत्ता के लिए तड़प रहे हैं। जी वेद प्रकाश, अभी मेरे सारे साथियों ने कहा, नरेश जी मेरे साथी बहुत जोर से बोल रहे थे, मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम तब मानते कश्मीर को, उन्होंने कहा मैं छोटा सा जवाब कश्मीर पे दे दूं कि अगर इन्होंने 10 साल में एक भी कश्मीरी को वहां बसा दिया होता, वापिस जो छोड़ के आया था, कश्मीरी आज भी विस्थापित है वहां से, कि फिर तब कहाँ गया 10 साल? फिर तो वही हाल है, आज भी विस्थापित। एक मिनट ऐसे बोला नहीं, मैं बोला नहीं, एक मिनट आप चुप रहो। अब सुन लो, अब जवाब सुन लो ना, आप जवाब सुनो, अब जवाब सुनो आप, अब जब जवाब सुनो आप बोले, हम नहीं बोल रहे ना बीच में। और जहां तक आपके घर में एक छोटा सा कार्यक्रम करते हो, कोई पार्टी करते हो, कोई शादी करते हो, उसकी व्यवस्था करते हो ना कि मेरे मेहमान आएंगे, उनको बस अड्डे से कौन लेके आएगा, कौन ठहराएगा, कौन, हम शोभा यात्रा निकालते हैं, इतने से बड़े कार्यक्रम करते हैं, उसके लिए व्यवस्था नहीं है। और ये जो क्या मुंह छुपाते हैं, शर्म नहीं आती है कहते हो कि हमारे पास फोर्स नहीं है, हम आदमी सिक्योरिटी नहीं देते थे ना, दो ना परमिशन, किस लिए परमिशन देते हो अगर आपके पास सिक्योरिटी नहीं है? आप जानते हो कि मोहम्मदन इलाके में हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आप सिक्योरिटी ना दो ना। रही 14 की बात, 14 में कुछ मुद्दे और थे जिन पे सत्ता मिली, अब नरेश भाई ने कहा। 19 का भी आपको बताया भाई ने, पुलवामा 19 में होगा, पुलवामा ने देश राष्ट्रभक्ति के नाम पे सत्ता मिली, कामों पे सत्ता। एक मिनट अब रुक जा, रुक तो जा भाई, कामों पे सत्ता नहीं मिली ना 14 में कामों पे सत्ता मिली थी। 14 में गुजरात की सड़कें वो दिखाई गई जो इंग्लैंड और अमेरिका से वीडियो बना के लाए गए, यहाँ दिखा दिया गुजरात मॉडल है। गुजरात आज भी डूबा हुआ है। जब मोदी जी के नाम पे स्टेडियम बना है, उसमें 1.5 फुट पानी था सारे स्टेडियम में, और वहां खड़ा नहीं हो जाता था। गुजरात मॉडल आज भी वही है कि झुग्गियों को छुपाया गया। जब वो ट्रम्प आए थे गुजरात में, तो दीवार के साथ दीवारें करके सड़कों के दोनों तरफ झुग्गियां छुपा दी गई कि गरीब आदमी आप पता चला कि गुजरात में गरीब भी रहते हैं। नहीं मैंने शुरू किया था, एक मिनट, जो मैं शुरू किया था कि मैं, आप घर में व्यवस्था करते हो ना, तो हम इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है, हिंदू 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 चिल्लाते हो, तो हिंदू के लिए आप व्यवस्था नहीं कर सकते, वहां से उसे सिक्योरिटी नहीं दे सकते, फेल हो आप। शर्म आनी चाहिए उन सरकारों को जो नरेश कुमार जी का था कि 2014 में 2019 में कौन सा दंगा हुआ? पुलवामा में जवाब देना चाहता हूं एक सेकंड के लिए भाई साहब। पुलवामा पे जवाब मांगने वाले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से जवाब पाकिस्तान का प्रधानमंत्री ने दे दिया कि हमने जो पुलवामा में किया, पुलवामा में जो हमने किया, भारत की सरकार ने उससे भी ज्यादा खतरनाक हमारे साथ किया। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को बोलते हुए कि पुलवामा में झूठ बोल रहे हैं लोग। पुलवामा का आरडीएक्स कहाँ गया सर? पुलवामा में जो इतने लोग मरे उसका आरडीएक्स का अभी इतने साल से कभी पता नहीं लग पा रहा अभी कि वो आरडीएक्स कहाँ से आया, कहाँ से आया बताइए ना। मैं एक सेकंड, मैं बोलने दीजिए एक मिनट। अभी 2014 पे बात हुई, जैसा कि भगत जी ने बोला और नरेश सर ने भी बोला, 2014 की बात हो रही है। तो हम 2014 में जो हमारे हिंदुस्तान की लोकप्रिय जनता ने भारतीय जनता पार्टी को चुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना, हमें 2014 के अंदर
वो वाला प्रधानमंत्री चाहिए जिसको चीन को देख के आंखें लाल होती थी, जो हिंसा पे बोलता था, जो भ्रष्टाचार पे बोलता था, जो महंगाई पे बोलता था। हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो मणिपुर के अंदर आज नंगा नाच हो रहा है और प्रधानमंत्री जी हमारे चुप बैठे हुए हैं। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, जैसा कि भगत जी ने बोला कि आम आदमी पार्टी वाले फ्री में बांट रहे हैं। आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के लाडले, दिल्ली के प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, वह स्कूल बनाना जानते हैं, वह अस्पताल बनाना जानते हैं। आज उन्हीं को देखकर सारी पार्टियां, जितने भी पार्टियां, सारी पार्टियां फ्री के अंदर फ्री बिजली दे दो, फ्री पानी, भाई जो जनता का जो हक है वो जनता को हम दे रहे हैं। और अभी नरेश जी ने बोला गठबंधन के ऊपर कि कल तक अरविंद केजरीवाल जी जिसको ये बोलते थे आज उनके साथ हैं। जनता में से आवाज आ रही है कि कौन सा स्कूल बना है? आप हमारे बहुत स्कूल बने हैं। अभी 2 दिन पहले संगम बिहार के अंदर एक स्कूल का उद्घाटन किया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने। और जहां पे हम बैठे हुए हैं आपके स्टूडियो के अंदर, इस पटेल नगर विधानसभा में, जो आज से पहले के सरकारों के टाइम जो स्कूल की हालत है आज आप देख सकते हैं, अपने वीडियो के अंदर आप शूट कर सकते हैं जो स्कूल कितने सुधार दिए गए। और जो एमसीडी के अंदर 15 सालों से भ्रष्ट भारतीय जनता पार्टी ने जो गंद मचाया था, उस स्कूलों की भी तस्वीर बदल रही है। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं, नरेश जी ने भी गठबंधन के ऊपर बात करी कि जिसको ये लोग चोर बोलते थे आज ये लोग उनके साथ हैं। अरे आप लोग पहले अपने गिरवान में झांकिए, आप लोग कैसे हो? आप लोग सरकारें चोरी करते हो, आप लोग विधायक खरीदते हो, जिसको कल तक आप चोर बोलते थे। अभी वो बीजेपी ऐसा एक वॉशिंग मशीन बना रखी है जिसको ये लोग कल तक भ्रष्टाचारी बोलते थे, अभी इनके पार्टी में चले जाते बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। ये लोग उसके ऊपर ऐसा जल छिड़कते कि शुद्ध हो गया बिल्कुल। कल तक ज्योतिराज सिंधिया के बारे में बोलते थे, उसको लेकर इन लोगों ने सरकार बना ली मध्य प्रदेश के अंदर। इन्होंने कई तमाम स्टेटों के अंदर ऐसे कार्य किए हैं जिसको ये लोग भ्रष्टाचारी बोलते थे, अपने नहीं देख रहे कि उनको अपने पार्टी में शामिल करके अपनी सरकार बना लेते हैं और दूसरों को बोल रहे हैं। कम से कम अपने आपको तो देखिए। सर मेरा ये कहना था, जैसे भाई साहब बोल रहे थे अभी बात, मैं अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी भाई साहब बोल रहे थे कि कितना काम हुआ स्कूल का, सामने कितने स्कूल है, बताइए ना क्या काम हुआ यार। ऐसा नहीं है कि हमारा अलायंस नहीं हो तो हम बोलेंगे नहीं। पटेल नगर में कितने स्कूल हैं सरकारी? सर बताइए ना, आप जाकर के सर सुनो आपके बिल्कुल सामने रोड के सामने ऊपर कितने स्कूल हैं, ये बता दीजिए कौन सा मॉडल उसके अंदर बताइए ना। मैं तो यही रहता हूँ। इन्होंने जैसे कहा कि स्कूल बड़े शानदार बनाए हैं, एक स्कूल बड़े शानदार बनाए हैं। अभी मानसून की पहली बरसात में एक स्कूल गिर गया, वो तो शुक्र हुआ उस दिन शनिवार था, उस दिन बच्चे नहीं गए थे स्कूल में। नहीं तो स्कूल का जो नया बनाया ना मॉडल इन दोनों ने, बड़ा अच्छा था वो मॉडल। जब बच्चे अगर मर जाते हो तो पता लगता है। दूसरा बिल्कुल वही पहली बारिश में, और दूसरा आपके शानदार हॉस्पिटल का इलाज आपके मंत्री का नहीं कर पा रहा, क्यों जाके मैक्स में दाखिल हुआ? शानदार सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराओ। सत्येंद्र जैन का वहां क्यों नहीं हो रहा? अरे इतने शानदार हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल में कराओ, क्यों अपोलो भागते हो, क्यों मैक्स में भागते हो? मैं अपने दोनों मित्रों का, दोनों सत्ताधारी मित्रों का जवाब देना चाहता हूँ। एक मित्र ने बोला कि कश्मीर से हिंदुओं के ऊपर 5 लाख हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो। 2019 में 2017 में हमारे तमाम कश्मीरी ब्राह्मण ला के कहाँ बैठा दिए? नदी के किनारे, जमुना जी के किनारे। जबकि हम किसी को अपने यहाँ अगर गेस्ट बना के, हम दूसरे यहाँ से प्रांत से लाए, अपने यहाँ गेस्ट बना के ना, गेस्ट हमारा आता है तो क्या वो नाले में रहता है? उसके बच्चे अनाथों की तरह घूमते हैं। ना उनके पढ़ने की व्यवस्था, ना उनके जो है कि खाने के ढंग की व्यवस्था, ना उनके रहने के ढंग की व्यवस्था। इस तरीके से हम सम्मान दे रहे हैं किसको? कश्मीरी ब्राह्मणों को। हाँ, उसके बाद क्या 5 साल में आप वहाँ पे जो है कि आपके गवर्नर, आपने 370 हटा दिया, सारा चीज कर दिया, आप इनको ले जाकर इनके घरों में नहीं जगह दिला पाते? ये कौन सी हो रही है? दूसरी चीज कि 2014 में एक ये माहौल था कि गुजरात मॉडल चल रहा है, जबकि उसमें हम लोग गुमराह हुए। वो सबसे बड़ा मॉडल था कि देश के किसानी व्यापारियों के हाथ में देने का बहुत बड़ा वो था, मुहिम था, जिसमें सारे, क्योंकि 2008 में जब रिसेशन आया था तो पूरी दुनिया में खलबली मच गई, लेकिन भारत अपना टकाटक चल रहा था, असर नहीं पड़ा 2008-9 में। उसके बाद कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है मनमोहन सिंह जी को और उनसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा आपने जादू की छड़ी चलाई भाई कि दुनिया जो है परेशान थी, आपका सिस्टम फेल होने से बच गया? तब ये बोले कि इंडिया का जो अर्थव्यवस्था है रेलवे की 2 पटरियों की तरह चलता है, एक तरफ टैक्सेशन है, दूसरी तरफ किसानी है। जो वहाँ पे बड़े बड़े, चाहे अंबानी हो चाहे अदानी हो, जो बड़े बड़े धुरंधर वहाँ बैठे थे, उन्होंने वो समझ गए कि भाई मेरा हेलीकॉप्टर, मेरा
मोबाइल, मेरा जो भी मैं इक्विपमेंट बना रहा हूँ, ये तो बिकना बंद हो जाएगा। लेकिन जो अगर धरती पे इंसान रहेंगे, 2 वक्त की रोटी खाएंगे, किसानों को पकड़ो। वो उसके बाद जो है कि कांग्रेस से के पास गए, कांग्रेस ने जो एक मना किया, पकड़ लिए साहब लोगों को। साहब लोग को जिस समय आप देखेंगे हेलीकॉप्टर दिया जा रहा है, कौन कौन से विमान दिया जा रहा है, सब दे करके फंड लगा करके लोगों ने सत्ता तक पहुंचा। और गुजरात मॉडल 2012 से चलने लगा। 2014 आते आते जो है कि मोदी जी को बैठाया गया, पूरे गर्व के साथ बैठाया गया। लेकिन 2019 आते समय इतना हम लोग जो है ना बड़े सॉफ्ट कार्नर वाले होते हैं, हृदय में बड़ा हमारा स्पेस है। जैसे ही हमारे सैनिकों के ऊपर अत्याचार हुआ, सारी जनता बौखला गई, बोली कि ये तो गलत हुआ हमारे सैनिकों के साथ, हम सत्ता में फिर इनको लाएंगे। मुझे नहीं पता था, मेरे देश की जनता को इतना नहीं पता था कि 62,000 किलोमीटर हम चाइना को दे देंगे। क्यों दे दिए, कौन उस पर बात करेगा। उसके बाद मैं बताना चाहता हूं कि अब 2024 में क्या होगा वो जनता देखेगी। आज लोग चाहे सतपाल मलिक हो, चाहे प्रशांत भूषण हो, चाहे मेजर कौन है जनरल जो अभी रिटायर हुए, वो बोल रहे हैं कि 2024 इलेक्शन से पहले चाहे राम मंदिर पे विस्फोट होगा, चाहे मथुरा के मंदिर पे विस्फोट होगा, चाहे कोई बड़ा जो है कि साजिश करके, क्या खुले मंच से बोल रहे हैं ना, मुकदमा करे सरकार उनके ऊपर ना। अगर बात में सत्यता नहीं है, विधवाएं वो जो है कि उसकी जो उस 46 मौतों में जो एक कर्नल की बीवी है, वो बोल रही है कि ये साजिश खुलेआम किया गया था, क्योंकि 1-1.5 महीना पहले गृह मंत्री को सूचना दी जाती है भाई हमें एक एयरलिफ्ट करने के लिए हमें हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया जाए। वो सूचना सतपाल मलिक को नहीं दी जाती। गृह मंत्रालय जो है कि साइलेंट रहता है, उसको एयरबस नहीं उपलब्ध कराया जा सकता था, हम अपने सैनिकों के लिए नहीं कर सकते। चलिए बहुत और नहीं, एक बार और मैं बोलूंगा, रूप सिंह जी, श्रीमान जी ने बताया कि हम अच्छा स्कूल बनाते हैं, अच्छा विद्यालय बनाते हैं। मैं उनको इसी धरातल, इसी विधानसभा की बात बता दूं कि इन्होंने जो स्कूलें बनाए हैं, चलिए मीडिया साथ में चले, जो पोटा केबिन तैयार करके और उस पर पीओपी लगा करके इन्होंने चमका दिया है, वो पोटा केबिन बरसात में तो धुलेगा ही ना भाई। नहीं, मैं प्रेमनगर चाहूंगा, मैं इसमें किसी के पक्ष में नहीं। सामने स्कूल है, स्कूल में नई बिल्डिंगें हैं और काफी ऊंची इमारतें हैं, कई मंजिला इमारतें हैं, वो तो सामने दिख रहा है। उसके बाद क्यों झुठला रहे हैं आप लोग? नहीं, मैं प्रेमनगर के स्कूल की बात कर रहा हूँ, प्रेमनगर की स्कूल की बात कर रहा हूँ। वहां पे जो है कि 12वीं तक का स्कूल है, बच्चे और बच्चियों की। मैं आपकी बातों पे आऊंगा खैरवार साहब। वो 12वीं तक के स्कूल हैं, उसका फर्स्ट फ्लोर पुरानी बिल्डिंग है, वो अपना गोस्वामी साहब के जमाने की बिल्डिंग है। उसके बाद अब नई बिल्डिंग जो उसके ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर बना, वो पोटा केबिन स्ट्रक्चर तैयार करके, पोटा केबिन की तरह होकर के, उसमें पहली बारिश में सब रिसाव होने लगा। और वो पीओपी जिधर से वो गया हुआ है, पानी की धार, उधर से वो सांप केचुए उधर रेंग रहे हैं। उस बिल्डिंग को बनाने के लिए 16.5 करोड़ 16 करोड़ 43 लाख रुपए का बजट पास होता है। कब? आज के 1.5 साल पहले। और पास करने के लिए राय साहब से और हिमांशु गुप्ता जी जो कि एजुकेशन के डायरेक्टर हैं, उन लोगों के पास, मैं जिस गांव से आता हूं, मेरे गांव में लगभग 43 आईएएस है, 1-2 आईएएस नहीं है, और 30 के ऊपर जो आईपीएस है मेरे गांव में। उन लोगों से प्रेशर डलवा करके, हिमांशु गुप्ता जी से आप जिस दिन चलिए मैं मिला के लाता हूँ, राय साहब से जो इससे पहले एजुकेशन डायरेक्टर थे, 16 करोड़ 43 लाख रुपए वो किया गया। इनके मंत्री वगैरह तमाम लोग जो बड़े बड़े लोग हैं बोले कि मैंने फंड करा दिया। ठीक है, हम लोग साइलेंट हो गए। वो विद्यालय आज तक बनना क्यों नहीं चालू हुआ? जो ठेकेदार L1 था उससे काम क्यों नहीं करवा पाए? लोग क्या कर रहे हैं? आए दिन वहां पे स्कूलों में नशा बिक रहा है। क्या कर रहे हैं लोग? स्कूल के आसपास ठेके खोले जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? पानी पीने के लिए लोग अब तड़प रहे हैं, टैंकर खरीदने के लिए इनके पास पैसे नहीं है। क्या कर रहे हैं लोग? जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं कि केंद्र ने हमें पैसा नहीं दिया। लो जी, अभी तो आपकी सरकार इतने करोड़ फायदे में चलती थी। आप उनका आता था ना, बोलते थे सीएजी की रिपोर्ट है, दिल्ली सरकार इतने करोड़ फायदे में चल रही है। अब वो पैसा कहाँ गया कि आप टैंकर नहीं खरीद पा रहे हो, लोगों को पानी नहीं दे पा रहे हो? जी बहुत धन्यवाद जी। ऐसा है रूप सिंह जी कि जहां हम बैठे हैं, हम लोकल मुद्दों पे आ जाते हैं, राष्ट्रीय मुद्दों में ऐसे तो हमारे से ऊपर के सवाल थे, हमने उलझ गए हम उसमें आपस में। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हम ग्राउंड पे आ जाएं, दोबारा वापस ज़मीन पे आ जाएं, जिस ज़मीन पे हम रहते हैं। 5 स्कूल ये हमारे सामने हैं, जहाँ हम बैठे हैं बिल्कुल इसके सामने ये 5 स्कूल एक ही कंपाउंड में है। एक स्कूल अगर आपके पास है,
एक स्कूल एस ब्लॉक में है, तो 7 स्कूल तो हो गए यहाँ पे, और 3 स्कूल हैं रंजीत नगर में, और 3 स्कूल हैं प्रेम नगर में। तो गिनते चलो 10 और 3 13, और 5 स्कूल हैं अनंतपुर में रामजस के मिला के। आप किसी भी आप छोड़ दो, मैं क्या कहता हूँ, भाई क्या, विपिन क्या कहते हैं, नरेश जी क्या कहते हैं, ये भाई क्या कहते हैं, हम आप न्याय छोड़ते हैं कि आप अपनी टीम को लेके चले जाना और इन 15 स्कूलों का सर्वे कराना, हमें बताना कितना बता, जिस बातों जिन बिल्डिंगों की आप बातें कर रहे हैं मल्टी स्टोरी की, ये स्कूल एक बना है आपके सामने मल्टी स्टोरी 3 नंबर जो बना है, ये पहले पास था शीला दीक्षित जी के टाइम से। एक फ्लाईओवर सरकार ने बनाया हो, कहीं भी एक फ्लाईओवर बनाया हो वो बता दें, कहीं एक नया स्कूल बनाया हो वो बता दें, और कोई हॉस्पिटल बनाया हो, ये हॉस्पिटल आपके यहाँ, मैं आप अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, छोड़ो बाहर। अब बनाते विनोद अगर स्वागत करने और स्कूल देखो जाके, ओ भाई हमारे यहाँ खुद 15 स्कूल हैं, हम उनको देखेंगे ना, हम वहाँ विनोद नगर क्यों जाएंगे? अरविंद केजरीवाल जी उनको कल गाड़ी से उतरने दिए, पुस्तक पे वो गए हैं, गाड़ी से लोगों ने उतरने नहीं दिया, और गाड़ी में बैठे बैठे वो वापस आए सिक्योरिटी लगा के, और बड़ी मुश्किल वहां से वापस आए। उतरे नहीं गाड़ी से, इतने हालात खराब है तुम्हारे, तुम देश मुख्यमंत्री हो दिल्ली के, और दो जनता तुम्हारे इतना प्यार करती है कि तुम्हें गाड़ी से नहीं उतरने दे रही, तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हो। यहाँ के वकील साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी। मेरा कहना यह है कि हमारे जो साथी आम आदमी पार्टी के साथी कह रहे हैं कि हमने स्कूल की बिल्डिंगें बना दी, हमारे साथी ये क्या जवाब दे सकते हैं कि इनके कितने MP MLA के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं इनका जवाब जो है बता दें, एक भी बच्चे अगर इनके MP MLA के सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं वकालत छोड़ दूंगा करना। एक भी बच्चे का नाम बता दें, केजरीवाल साहब बता दें मेरे बच्चे जो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। आज अगर स्टैंडर्ड आपका जो 10 साल से जो है आप सरकार में हैं, आपके कोई भी MP MLA के बच्चे बता दें कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। जब अगर सरकारी स्कूल इतना बढ़िया बन गया, सरकारी के एजुकेशन का स्टैंडर्ड, क्या बिल्डिंगें जो है एजुकेशन स्टैंडर्ड देती हैं? बिल्डिंगों से क्या बच्चों का पढ़ने का स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा? अगर पढ़ाई पे, शिक्षा पे ध्यान देना है तो वहाँ के शिक्षक, वहाँ के पढ़ाने वाले जो विद्यार्थी, जो साथी हैं, और जो पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, तभी जो अच्छे बच्चे पढ़ने वाले आएंगे जब वहाँ का स्टैंडर्ड बढ़ा जाएगा, वहाँ शिक्षक अच्छे भर्ती किया जाएंगे, शिक्षा का स्टैंडर्ड बढ़ेगा, अच्छे टीचर की भर्ती होगी। बिल्डिंग से कभी भी शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ सकता है। ये हमारे साथी कह रहे हैं हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी, बिल्डिंगों से शिक्षा का स्तर कभी न बढ़ा है न बढ़ेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि कोई भी शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा, कोई भी नए स्कूल, नए कॉलेज, अगर आप पार्टी से जुड़ा है और इन्हों का सवाल है कि भाई आपके कितने बच्चे जो है आपके मंत्री के पढ़ रहे हैं, आप बताएं। जैसा कि हमारे अधिवक्ता सर ने बताया कि आम आदमी पार्टी के MP MLA कितने बेटे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, तो मैं इनकी बातों का जवाब देना चाहता हूँ कि कोई भी अपने बच्चे को पढ़ाता है, कोई भी हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, सब लोग अपने आय के हिसाब से बच्चों का हम एडमिशन कराते हैं। और रही सरकारी स्कूल की बात, मैं इसका भी जवाब देता हूँ। इस स्कूल के अंदर कई आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी, कई मंत्री विधायक जी के जो बच्चे हैं वो भी पढ़ रहे हैं, जिनका रिकॉर्ड मैं निकाल के इनको दे भी दूंगा। और रही स्कूल बिल्डिंग बनाने की बात, तो अरविंद केजरीवाल ने स्कूल बनाना उन्होंने सीखा है, अस्पताल बनाने सीखे हैं। और स्कूल के अंदर आज के डेट के अंदर दिल्ली के अंदर जो शिक्षा का ग्रोथ है वो हिंदुस्तान के टॉप 10 के अंदर जो हमारे दिल्ली का शिक्षा ग्रोथ है वो आया था, और ये न्यूज़ में भी आया था, और आपने भी देखा होगा और सर ने भी देखा होगा। इन लोगों को अपने आंखों से जो झूठ फरेब का चश्मा लगा रखे हैं उनको हटाना पड़ेगा। ये लोग जो भारतीय जनता पार्टी वाले जो लोग हैं, ये जो लोग तमाम झूठे आरोप ला के बदनाम करने की कोशिश करते हैं, आम आदमी पार्टी इनके जैसा अडानी अंबानी गोदी में खेलने वाली पार्टी नहीं है। यह काम करने वाली बता रहे हैं कि उनके लोग जो है बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन अभी डाटा उन तो उपलब्ध नहीं है। इस चीज का जवाब देता हूँ। मनीष सिसोदिया जी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बाहर की कंट्री में। केजरीवाल जी के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? बाहर। मनीष सिसोदिया जी जेल में गए, जो शराब मंत्री थे, स्कूलों के बच्चों को, स्कूलों की टीचरें लिखवाती थी मनीष चाचा बेकसूर, उनको छोड़ा जाए। बच्चों पे इस तरीके का प्रेशर बनाया जाता है। ये इनका शिक्षा मॉडल है। शिक्षा मंत्री शराब का कर घोटाला कर रहा था। हम कोरोना के अंदर सतीश हो, श्याम जी हो, वेद जी हो, मुरारी जी हो, चौबे जी हो, सभी लोग कोरोना के अंदर, कोरोना काल में गरीब लोगों को राशन बांटते फिर रहे थे। और इनके केजरीवाल जी, इनके शराब मंत्री जी उस कोरोना काल के अंदर क्या सोच रहे थे? अरे शराब कैसे खोली जाए, शराब से तो बहुत पैसा आता है। तब जाके इन्होंने 1000 ठेके खोलने का प्लान बनाया और दिल्ली को पूरी शराब की नगरी बनाया गया। और उसी शराब के अंदर 15,000 करोड़ का घोटाला हुआ, जो आज तक इनके मनीष सिसोदिया जी और जो बाकी के इनके विधायक है अभी अंदर जाने की तैयारी में। और दूसरा, इन्होंने भाई ने मेरे एक बात कही, मैं तो भूल गया था।
कि हर किसी का माँ बाप का रहता है वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे अपनी पॉकेट के हिसाब से, यानी कि आपकी आम आदमी पार्टी के विधायक आम है ही नहीं, सारे करोड़पति हैं, रईस है, अरबोपति है। अजी क्या बात कर रही है, अरे क्या बात बोली इन्होंने अभी बोला है, इन्होंने अभी बोला है कि हम अपने बच्चों को, और इनसे एक और चीज पूछ लेना भाई साहब, वो जो शीश महल बनाता है 170 करोड़ का, उस शीश महल के 170 करोड़ के अंदर इनके केजरीवाल को नींद कैसे आती है? हमारे कुछ युवा साथी कुछ अपनी बात रखना चाह रहे थे, फिर हम खत्म करेंगे। देखो, केजरीवाल जी जब सत्ता में आए ये कह के आए थे जितने भी डिपार्टमेंट एमसीडी टीचर सबको पक्का करूंगा। पक्का तो छोड़ो, भर्ती ही नहीं निकाली लो टीचर की। स्कूल के अंदर टीचर नहीं है पढ़ाने के लिए बच्चों को, 100 बच्चे एक क्लास में बैठ रहे हैं। ये शिक्षा मॉडल है केजरीवाल का। सही बात है। आई सेक्शन तक, यानी कि 8-8, 9-9 एक क्लास के सेक्शन है। मैं आपको सर्वोदय बाल विद्यालय की बात बता रहा हूँ, एक क्लास में 120 बच्चे बैठे। और रही हॉस्पिटल की बात, मेरे भाई अभी बोल रहे थे हॉस्पिटल, मुझे बताओ दिल्ली में कौन सा हॉस्पिटल की नींव आपने रखी है और कौन सा हॉस्पिटल बन के तैयार कर दिया? कोई हॉस्पिटल दिल्ली के अंदर नहीं बना है। ये तो कांग्रेस के बनाए हुए स्कूल और क्या कहते हैं हॉस्पिटल हैं जिनको ये प्लस्तर भी नहीं कर पा रहे। ये नए स्कूल तो क्या बनाएंगे ये? बात करते थे ये लोग 300 करोड़ का, मैं वो 2 बार ही रिपेयर हो गया भाई 4 साल के अंदर। मैं एक्चुअली आलीशान वेलफेयर एसोसिएशन से जुड़ा हूँ, जिसका मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अब आलीशान वेलफेयर एसोसिएशन जो है वो जनता के बीच में जाकर के काम करती है। मैं जनता की बात कर रहा हूँ, यहाँ पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहा हूँ। हमारे विपिन खरवार जी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के लाडले हैं। पहली बात, लाडले अगर होते तो पुश्ता पे मार क्यों खाते? पहली बात। दूसरी बात, अगर अरविंद केजरीवाल ने बहुत बढ़िया बढ़िया हॉस्पिटल बना दिए, बहुत बढ़िया बढ़िया स्कूलें बना दिए, मैं पूरे दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं रहता हूँ विधानसभा पटेल नगर में, और पटेल नगर में मेरे घर के बगल में एक स्कूल है कक्षा 1 से लेके 5वीं तक, जो कि एमसीडी में आती है। और एमसीडी का स्कूल जो है वो अब इस समय केंद्र अपने केजरीवाल सरकार के अंडर में है। वो स्कूल जो है हर क्लास में आप चले जाओ बरसात के समय टपकता है। दूसरी बात, उसकी दीवार टूटी है, कब कहां गिर जाए कोई देख रेख नहीं। तीसरी बात, ये जो अभी हमारे वेद भगत जी ने बताया कि ये ग्राउंड है जिस ग्राउंड में 5 स्कूल हैं, 5 स्कूल में 2 बिल्डिंग मात्र बनी है जो अभी हमारे सामने है। उसी के फ्रंट गेट पे आप जाके देखिए नाला टूटा पड़ा है और उसमें गंदगी बह रही है, उसको देख रेख करने की कभी भी कोई भी घटना उसमें हो सकता है, कोई तो वो नहीं है। और तीसरी बात, हॉस्पिटल की आपने करी है। हॉस्पिटल कोई भी आप दिल्ली सरकार के अंडर में जो भी है वहां आप जाकर देख लीजिए डॉक्टरों की क्या व्यवस्था है। बुजुर्ग जो सीनियर सिटीजन, अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं आप सीनियर सिटीजन को यात्रा करा रहे हैं। अरे यात्रा तो तब कराओ जब उनको सही से सुविधाएं मुहैया करा दो। उनके पेंशनें बंद कर दी, उनके दवाई वृद्ध पेंशन योजना बंद है। वृद्धाओं की जो पेंशन है वो बंद हो गई। वृद्धाओं की जो सुविधाएं होती थी कि वृद्धा अगर जा रहा है तो लाइन में नहीं लगेगा, अपनी दवाई वैसे ले लेगा। आज वो वृद्धा 7 बजे अपनी झोला लेकर के जाता है हॉस्पिटल के लाइन में लगने के लिए। राशन कार्ड नहीं बन रहा है। दूसरी बात है, अगर ये सारी अरविंद केजरीवाल ने सुविधा बढ़िया कर दी है तो अरविंद केजरीवाल जी का हर जगह विरोध क्यों हो रहा है? हमारी जो देश की जनता है वो फ्री के चक्कर में फंस करके अरविंद केजरीवाल को जिता दिया, लेकिन इस बार जो है उनकी जो स्वागत हो रहा है हर जगह पे, अरविंद केजरीवाल को दिल्ली में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। धन्यवाद रूप। चलिए वकील साहब जी, मैं कहना चाहूँगा कि जैसे अगर कह रहे हैं हमारे साथी कि दिल्ली स्कूल की शिक्षा इतनी बढ़िया हो गई, तो अगर शिक्षा इतनी बढ़िया हो गई तो प्राइवेट स्कूल में बच्चों को जाने की जरूरत ही नहीं है। प्राइवेट स्कूल जो है दिनों दिन जो है तरक्की करते जा रहे हैं। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि गवर्नमेंट स्कूल का फेल्योर है। अगर हम 10 साल 20 साल 25 साल पहले की बात करें तो सारे बच्चे जो है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए पढ़ते थे कि वहाँ की शिक्षा बढ़िया थी। आज की डेट में जो है शिक्षा का इतना डिटेरियोरेशन हो चुका है कि सारे बच्चे अधिकतर जो है प्राइवेट स्कूल की तरफ जो अफोर्ड कर सकते हैं प्राइवेट स्कूल की तरफ रुख करते हैं। कोई भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में एक सवाल पूछना चाहूंगा। जनता के बीच में ये बात फैली हुई है कि जानबूझ करके सरकारों के द्वारा लोगों को अशिक्षित रखने का प्रयास किया जा रहा है, जिसकी वजह से मान लीजिए समय पे सरकारी टीचर की भर्तियां नहीं है, स्कूल में पर्याप्त टीचर नहीं है, शिक्षा का जो है इस तरह का चेंज कर दिया, उसका जो वातावरण है उसकी पद्धति है, जो मान लीजिए कि जो हैप्पीनेस क्लास लग रही है और पीरियड्स में खिलाया जा रहा है उनको,
पढ़ाई की तरफ ध्यान न देकर अब 8वीं कक्षा तक जो उनको फ्री में पास किया जाता है, तो ऐसा कुछ ताकि जनता जो है अशिक्षित रहे और अपनी आवाज़ सरकार के खिलाफ ना ला सके। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि अगर हम इसी स्कूल की बात करें तो बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ने आते हैं उनको पढ़ने के लिए जो है प्रॉपर मुहैया उपलब्ध नहीं है। जो बहुत सारे बच्चे जो स्कूल में आते हैं वो नशाखोरी में लिप्त हो रहे हैं। बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पे आते हैं वो जो है बगल में जो है चाकू ब्लेड लेकर के आते हैं। अगर शिक्षा का स्टैंडर्ड इतना बढ़िया होता, बच्चों को पढ़ाई होती, तो वो नशा की खोरी की तरफ जाते ही क्यों? उनको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप पढ़िए, किताब दी जाती, उनको जो है और भी शिक्षा मुहैया करी जाती। लेकिन बच्चे जो है, अगर मैं यहाँ बलजीत नगर से मेरी वाइफ ने इलेक्शन लड़ा, वहाँ पे ऐसी स्थिति है कि छोटे छोटे बच्चे जो नाबालिग बच्चे हैं वो जो है नशाखोरी में जा रहे हैं और अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं। 17-18 साल से कम के बच्चे जो जानबूझ करके अपराध की तरफ झोंके जा रहे हैं कि आप अपराध कीजिए, आप जुवेनाइल रहेंगे, आपके लिए जुवेनाइल अगर ट्राई होगा, आप जो है क्रिमिनल ऑफेंसेस में जो है एज ए एडल्ट ट्रीट नहीं किए जाएंगे। ये तो बच्चे का स्टैंडर्ड शिक्षा कुछ है ही नहीं है। शिक्षा अगर लेते बच्चे तो स्कूल में किताब पढ़ते, ना कि अपने स्कूल में ब्लेड और चाकू लेकर के घूमते, ना ही नशाखोरी पुड़िया लेके घूम रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा अगर पानी की अगर समस्या नहीं है तो पानी की तो दिल्ली में बहुत ही गंभीर समस्या है। जो केजरीवाल जी कहते हैं हम फ्री पानी दे रहे हैं, फ्री पानी दे रहे हैं, लेकिन लोगों को पानी मिल ही नहीं रहा है। पानी फ्री पानी दे रहे हैं और पानी पहुंचाना हर सरकार का नैतिक दायित्व है और वो उस पर फ्री कहते हैं, उसके बावजूद भी पानी लोगों को नहीं मिल रहा। पानी एवं की टैंकर की सुविधा अगर मेरे साथी अगर आप ही चलें, अगर बलजीत नगर में देख लें तो लोग त्राही करे हुए हैं। 7-8 दिन जो है 4-4, 5-5 दिन, और वो तो बलजीत नगर छोड़िए, पटेल नगर में भी 3-3, 4-4 दिन जो है पानी नहीं आया है। ये तो आपकी सरकार कैसे इसको मैनेज करे, ये आपको सोचने का विषय है। चलिए धन्यवाद। इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगते ही रहेंगे। काफी लंबा सेशन हो चुका है। हमारी इस पटेल नगर विधानसभा का जो माहौल पिछले 10 साल में बिगड़ा है, वो आप भी भली बातें जानते हो क्योंकि आप उन इलाकों में गए हो। सबसे ज्यादा पटेल नगर विधानसभा के अंदर बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं और ये आए दिन महिलाओं के साथ में चैन स्नैचिंग, मोबाइल छीनना, चाकू मारना, पैसे लूटना, ये काम कर रहे हैं। और जैसे हमारे भाई साहब ने कहा, ये 15-16 साल के लड़के सारे वही लोग हैं जो इस काम में लिप्त हैं और उनके लिए इनकी दिल्ली की सरकार उनका आए दिन जाके देखिए आधार कार्ड, पहचान पत्र सब बनवाने में लगी रहती है। और पानी की केजरीवाल जी ने 2000 पानी के लिए केजरीवाल जी 2014-15 से हर घर में टूटी से पानी आएगा, लेकिन टूटी से तो नहीं आया, वो बारिश में झीलों से पानी आ गया हमारे घरों में। रोहतक जी, मैं आपको बताना चाहूंगा एक तरफ केजरीवाल साहब रोहिंग्याओं को बसाने का काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे जो है कि दिल्ली पुलिस जो कि केंद्र सरकार के अधीन है, उनको संरक्षण देने का काम करें। इसलिए दोनों मिलकर के हमारे इस क्षेत्र का माहौल बिगाड़ रहे हैं। एक मिनट, आधा मिनट में आपका लूंगा। आपके चैनल के माध्यम से मैं दिल्ली सरकार को बड़ी चुनौती देता हूं। किसी भी मंच के ऊपर मैं लेबर यूनियन करता हूं, लेबर डिपार्टमेंट में मैं खुले मन से कोई भी आकर के, चाहे अरविंद केजरीवाल हो चाहे कोई मंत्री हो, मैं खुला उनसे मतलब चैलेंज कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितना बेड़ा गर्क इतना साल में लेबर का हुआ है, लेबर डिपार्टमेंट का नाम बदल करके उसको मैनेजमेंट डिपार्टमेंट कर दिया जाए। किसी भी आज जिले में चले जाइए, आप किसी भी मुद्दे पे ले लीजिए, दो साल के अवार्ड पड़े हुए हैं, कोई अवार्ड में कोई आरसी सुनी होता, किसी की कंप्लेंट नहीं सुनी जाती। अगर आप नाम लेंगे तो मैं बकायदा नाम के केस भी बता देता हूं, रेफरेंस बन जाएगा। 3-3 साल तक मेरे पास रिकॉर्ड है, अगर आपके चैनल के माध्यम कहेंगे तो मैं दिखा भी दूंगा। 3 साल से लेबर की फाइल छपा दी जाती है, छुपाने के बाद में और फिर डंडा देने के बाद में, कुछ भी करने के बाद, लेबर कमिश्नर से मिलने के बाद में। अब मैं श्रम मंत्री जी आपके जो यहाँ से हैं, मैं कई बार टाइम मांग चुका हूँ, मुझे कोई टाइम नहीं मिलता है, तो मैं आपके इस माध्यम से, मैं चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, खुले मंच के ऊपर लेबर डिपार्टमेंट में कोई भी करे। मैं आपके चैनल से यह बताना चाहता हूँ, जैसा कि तमाम साथियों ने और बीजेपी के लोगों ने बोला कि स्कूल की हालात है, और मैंने बता दिया स्कूल सारे बने हैं। और आपको पता है कि जिन स्कूलों की बात कर रहे हैं, कई स्कूल में ऐसे हैं जो एमसीडी के अंतर्गत आते हैं, दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत, जिसमें 15 सालों से भ्रष्ट भाजपा बैठी हुई थी। जो सरकार, जो निगम के कर्मचारी, उनको तनख्वाह तो दिया नहीं है इनसे,
और आज के डेट में ऐसा दिन आ गया है कि हर एक तारीख को उनकी तनख्वाह समय से मिल रही है और उन स्कूलों के भी हालात सुधरने वाले हैं जैसे, और दिल्ली सरकार के स्कूल बन रहे हैं और अरविंद केजरीवाल जी फ्री सफर जो महिलाओं को दे रहे हैं ऐसे ही देंगे। पिछले 5 साल से 13,000 करोड़ दिल्ली सरकार ने निगम का देना, वो अभी तक क्यों नहीं दिया? और ये बात करें ना तनख्वाह की, पिछले 6 महीने से 7 महीने से इनकी सरकार दिल्ली में 3-3 महीने का वेतन, अभी भी सफाई कर्मचारियों का वेतन बाकी है। मैं भारतीय मजदूर संघ का महासचिव हूं मैं, और ये मैं बता दूं, दिल्ली के अंदर ये पटेल नगर विधानसभा में इनकी मेयर बैठी है, अगला प्रदर्शन उस मेयर के घर पर होगा जो कि सफाई कर्मचारी को तनख्वाह तक मिलेगा। पहली बात तो प्रदर्शन की नौबत ही नहीं आएगी, सबकी सैलरी 1 तारीख को समय से अब आ रही है और जाके इंक्वायरी कर लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी ने ट्वीट करके भी बोला है, और जो सैलरी रुकी हुई है पहले से, जो उनकी तनख्वाह रुकी हुई है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब से रुकी हुई है, वह सारी जो उनकी तनख्वाह सब समय से आएगी। और अरविंद केजरीवाल जी ऐसे ही अच्छे कार्य दिल्ली में करते रहेंगे, शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर, और भारतीय जनता पार्टी वालों को अडानी अंबानी गोदी में खेलना, वो लोग खेलते रहे, में फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी आप किसी भी सरकारी एमसीडी का किसी भी कर्मचारी से पूछ लो कि उसको 3 महीने या 6 महीने की सैलरी मिली हो, मैं रिटर्न में लिख के देता हूँ। 6 महीने की सैलरी नहीं मिली अभी तक। आपकी बात एक बार अपना परिचय दे दें। मैं राजेंद्र जोशी, टीम फाटक की साइड से। 6 महीने से चलिए खत्म करते हैं सेशन, बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया। बस 2 मिनट। अगर